तो शॉपकीपर की तो जिम्मेदारी है भाई कि वो आपको सही सामान दे, यस और नो। बट कस्टमर कोई अंधा तो है नहीं, 4 बार अमेजोन पे रेट चेक करने की फुर्सत है। बट कमोडिटी खरीदते टाइम बैक साइड पे पलट के देख भी लो कि दवाई की एक्सपायरी डेट क्या है। नहीं सर, पड़ोस वाले अंकल ने मंगाई है, एक्सपायरी ही देते हैं, क्योंकि घर वाले उनसे बड़ा परेशान है, शायद दवाई खा के कोई एक्सपायरी हो जाए उनकी। तो एज अ कंज्यूमर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीद रहे हैं बच्चों, उनको सही से जांच लें, परख लें। समझ में आई बात? तो जब आपकी मम्मी कभी ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं तो वो हॉलमार्किंग चेक करती होंगी। पापा ने अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस धनतेरस वाले दिन मान लीजिए खरीदा, वो इंडक्शन कुकटॉप या कुछ भी, वो आईएसआई मार्क उस पर चेक करते होंगे। जब आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं, आप आईएमईआई नंबर चेक करते हैं। देर आर वेबसाइट जिस पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि ये चोरी का डिवाइस तो नहीं है। अवेलेबल है ऐसी डिवाइसेस, ऐसी वेबसाइट्स हैं। आप चेक करते हैं कि उस पे जो SAR रेटिंग होती है, सुना होगा लोगों ने SAR रेटिंग, कि इसकी जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो कैंसर तो नहीं कॉज करेगी। तो SAR इंटेंसिटी 0.6 से कम ही होनी चाहिए। अब 0.6 से कम कहां पे कम होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जो ऊपर का पोर्शन होता है जहां पे ईयरफोन होता है, जहां से आवाज आती है, उस पे कम होनी चाहिए, और नीचे थोड़ी सी ज्यादा एडमिसेबल है, क्योंकि सिग्नल का जो ट्रांसमीटर का एंटेना है वो ऊपर के सेक्शन में फिक्स होता है। पहले मोबाइल फोन में एक एंटेना लगा होता था, अब एंटेना नहीं लगा होता। आई डोंट थिंक सो कि आपने शायद ऐसे मोबाइल फोन देखे होंगे, देखे किसी ने एंटेना वाले? पहले का एंटेना निकला रहता था, अब एंटेना मोबाइल फोन के अंदर जा चुका है। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी एज अ कंज्यूमर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। जागो ग्राहक जागो। हाँ, अलार्म लगा लिया हम जाग जाएंगे, अरे नहीं भाई। जागो ग्राहक जागो का मतलब क्या होता है? whensoever you are buying anything, I repeat, whensoever you are buying anything, get a valid bill। सर चेक कैसे होगा हमारा बिल वैलिड है कि नहीं? उस पे आप चेक कर लीजिए व्हाट, जीएसटी नंबर। सर जीएसटी नंबर तो 12-14 डिजिट का जो है, वो किसी ने फेक भी लिख दिया तो हमें क्या पता? ऐसा नहीं है बच्चों। हर शॉपकीपर के लिए इट्स एन इंस्ट्रक्शन कि उनको अपनी शॉप पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रेम करवा के लगवाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट अगर फेक लगा दिया, जीएसटी ऑफिसर्स जब चेक करने आएंगे तो उसकी बैंड बजाएंगे कायदे से। तो वो फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा। सर मान लीजिए हम गए तो सर्टिफिकेट फेक लगा है, जीएसटी ऑफिसर गया तो उसने उतार के सही कर दिया, उसको पता लगेगा जीएसटी ऑफिसर कौन है, किस कपड़ों में आ रहा है? नॉट एट ऑल। तो वो डिस्प्ले पे हमेशा होना चाहिए, पेंट होना चाहिए उस पे ऊपर। पेंट इन द सेंस, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो शॉप पे एक पर्टिकुलर स्पेस पे जिस दिन आपने जीएसटी नंबर लिया उसकी डेट, आपका जीएसटी नंबर, ये दोनों चीजें पेंट होनी चाहिए। जैसे घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की डिटेल्स पेंटेड होती है, येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक, दैट इज मैंडेटरी। आई रिपीट, दैट इज मैंडेटरी। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो शॉपकीपर आपको गुड्स बेच रहा है, ही और शी इज अ जेन्युइन शॉपकीपर और नॉट। जो आप बिल ले रहे हैं, चेक करिए उस बिल पे आपने जो सामान लिया उस पे सही टैक्स चार्ज है कि नहीं। सर ये कैसे पता लगेगा? भाई थोड़ी अकल आपको रखनी पड़ेगी। सपोज यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, आपने फूड खरीदा और उसने जीएसटी चिपका दिया आपको 18%, वेयर एज फूड पे इंडिया में जीएसटी कितना है? 5%। तो मतलब चीट कर रहा है ये। तो सर वो रसीद काट रहा है, उसके पास रिकॉर्ड है, कल को गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी नहीं। ये रसीद काट के आपको उसने दे दी, बाकी बिल बुक फाड़ के फेंक दी, एक और रसीद काटी 5% के हिसाब से, तो 13% पैसा तो आपको ऐसे ही ले गया। नहीं समझे बात को? आपको 1,000 रुपए के सामान पे 180 रुपए जीएसटी चार्ज करके 1180 में बेच दिया। 100 की पूरी बिल बुक थी, वो बिल बुक शाम को जला दी, और फिर फर्जी बिल काटने चालू किए। 1,000 रुपए के सामान पे 50 रुपए जीएसटी। तो इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट ये वाली बिल बुक दिखाई जाएगी, और कस्टमर को ये वाली दी गई है। तो 130 रुपए शॉपकीपर ने पार कर लिया आपके। समझे कि नहीं समझे? तो लाइक दिस यू हैव टू बी जागो ग्राहक जागो। एग्जाम में जब आंसर लिख के आएंगे, लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स वाला, अवेयरनेस लिख रहे हैं, छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा। यू विल क्रिएट एडिशनल अट्रैक्शन इन योर कॉपी। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एग्जामिनर का भी। दे विल चेक आउट कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत की है, तो भाई इसके लिए मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए इसको। प्लीज कॉपी दिस क्विकली। चलो, so people understood how awareness is to be created, children? Next, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मार्केटिंग में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेबल जो होता है प्रोडक्ट का, सेल्फ सेल्समैन का काम करता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट में क्या क्या कॉम्पोजिशन है,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट कब की है, नेट वेट कितना है, प्राइस क्या है, और उसको इस्तेमाल करने में रिस्क क्या है। सर जैसे हेयर डाई आती है, हेयर डाई दादी माँ यूज करती होंगी, हेयर डाई के पीछे डायरेक्शंस फॉर यूज लिखा होता है कि अगर आपको स्किन एलर्जी है, आई रिपीट, अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आप पहले पाम होता है ना हाथ का बैक साइड, इस पे थोड़ी सी डाई लगा के चेक कर लें। सर यहाँ पे लगानी, यहाँ पे कैसे चेक होगा? अरे ऐसा तो है नहीं कि ये वाली स्किन यूएसए से आई और चाइना से आई है, पूरी बॉडी का कॉम्पोजिशन तो सेम डीएनए से ही बना होगा। खोपड़े में बात गई। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे इचिंग इरिटेशन होता है तो तुरंत उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल ना करें। समझ में आई बात? कुछ प्रोडक्ट्स में हेयर डाई में लिखा होता है अमोनिया फ्री, सबसे बड़ा झूठ। अमोनिया जैसा कंपाउंड जब तक होगा ही नहीं, कलर क्रिएट होगा ही नहीं। हाँ, लीस्ट अमोनिया हो सकता है। शर्ट बेचने वाले लोग क्या बोलते हैं, 100% कॉटन। बच्चों 100% कॉटन शर्ट है घर में किसी के पास? अगर आप बोले हाँ तो आप बहुत बड़े झुट्टे हैं। 100% कॉटन हो ही नहीं सकता। 100% कॉटन तो रुई हो गई, और रुई भी 100% कॉटन नहीं होती है, वो भी 95% ही होती है। 100% कॉटन पता है क्या होता है? जो पौधे पे कॉटन उग रही होती है, उसी को 100% कॉटन बस आप बोलते हैं। यान बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, सूटिंग शर्टिंग बनाने के लिए थोड़ी मिक्सिंग करनी पड़ेगी। प्योर गोल्ड ज्वेलरी, सबसे बड़ा झूठ। 99.99% 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बन सकती। समझ में आ गया? सर वो बिस्किट, असलियत बताऊं बच्चों, जो 99.99 वाला प्योरिटी का बिस्किट होता है ना, वो भी 99.75 ही होता है। 99.99 24 कैरेट प्योर गोल्ड हार्ड प्लास्टिक की तरह होता है, बस हल्का सा वो भी प्रेस होगा। हाँ, फोम के टुकड़े की तरह स्पॉन्जी नहीं होता है, बट हार्ड प्लास्टिक की तरह होता है वो। तो बाजार में सर ये जो 99.99 ग्राम वाला कॉइन मिलता है, टेस्ट करा लीजिए ठीक ठाक मशीनों पे, वो 99.5 ही हो सकता है आपको दे दे। नहीं सर, हमने एक बार टेस्ट कराया था काट लेन में, तनिष में, वो 99.9 ही दिए थे। मशीन है, जो प्रोग्राम हम देंगे उसको वही आंसर देगी। समझ में आ गया? एक आपको सिंपल मैथ्स बताता हूं मैं, एकदम सिंपल मैथ्स है बच्चों, एकदम सिंपल मैथ्स। ये एक बार एक प्रिंटर ने मेरे को समझाया था। मैंने उस प्रिंटर से बोला कि भाई देयर इज अ स्टिकर शीट measuring 13 inches in width and 19 inches in length. 19 into 13 टोटल एरिया हो गया, हाउ मच चिल्ड्रन? 247 स्क्वायर इंचेस। तो मैंने कहा भाई मेरे को स्टिकर प्रिंट करवाना है इसमें, और एक स्टिकर जो है वो 1 into 1 का है, 1 स्क्वायर इंच का। तो 247 स्क्वायर इंच की शीट में 247 स्टिकर्स निकलेंगे। तो पता उस अनपढ़ प्रिंटर ने मेरे जैसे पढ़े लिखे को क्या समझाया? सर आप भी वही पढ़े लिखे वाली बात कर गए। जब मैं स्टिकर छापूंगा प्रिंटर में, तो जो मेरे पास डाई है वो 13x19 की ही है। साइड में लकड़ी का फ्रेम भी है स्क्रीन प्रिंटिंग में। जब इंक जाएगी तो साइड की जगह 0.25 अपने आप छूट जाएगी। अगर आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ में आ रही हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे प्रिंट कमांड दीजिएगा और मार्जिन 0 कर दीजिएगा। तब भी बच्चों मैं चैलेंज करता हूं, पूरा पेज प्रिंट होगा ही नहीं। आई रिपीट, पूरा पेज प्रिंट होगा ही नहीं। साइड से थोड़ा वो ब्लैंक स्पेस बाय डिफॉल्ट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इवन स्टिकर बन भी गया तो बीच में जब कट करेंगे उस स्टिकर को, तो भाई वो स्पेस तो हमारी वेस्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर प्लॉट साइज है 13 फीट चौड़ा और 19 फीट बड़ा, क्या कारपेट एरिया 247 स्क्वायर फीट हो पाएगा? नहीं होगा। वॉल भी तो खड़ी होगी बीच में 8 इंच 9 इंच की, जो वॉल वाला एरिया है वो पूरे घर के फ्लोर एरिया को कम कर देगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन में एनीथिंग कुड बी 100%, बट रियलिटी में 100% नहीं हो सकता। फीवर नापा किसी ने अपनी बॉडी में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड मत बोल दीजिए, बॉयल हो जाएंगे पूरा। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर यूज किया बच्चों, वो भी स्टार्ट कितने से होगा? 98.6 से, क्योंकि वैसा प्रोग्राम उसमें बनाया गया है। बट जो मर्करी वाला थर्मोमीटर होता है सही वही होता है। आप उसको बहुत ज्यादा झटक देंगे तो वो 98.6 नीचे से भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा उससे। बट क्या इलेक्ट्रॉनिक वाला आएगा इससे नीचे? नो। तो प्रोग्राम, तो मशीन अगर 24 कैरेट टेस्ट कर रही है बच्चों, तो ये प्रोग्राम है 24 कैरेट का। हो सकता है आपका रियल गोल्ड 23.98 हो सकता है 24.98
0 to O, बट मशीन को क्या भौंकने की परमिशन दी हमने? 24 से ऊपर ना उगलना। नहीं समझे बात को? बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? घर में मैगी बनाते हैं, मम्मी ने कहा लो मैगी बन गई खा लो, आपने कहा बहुत टेस्ट अच्छा आ रहा है। टेस्ट अच्छा बस तब तक आ रहा है जब तक आप उसको खा रहे हैं। आप आधा घंटा छोड़ दीजिए, ठंडी होने के बाद खाइए, क्या जवाब ये होगा? नो। तो आपकी बॉडी भी एक प्रोग्राम्ड आंसर दे रही है। खोपड़े में बात गई, व्हाट आई मीन टू से। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। अगर प्रोडक्ट के ऊपर रिस्क फैक्टर लिखा है, डायरेक्शन फॉर यूज लिखा है, तो क्या जरूरी है वो डायरेक्शन फॉर यूज आप ही के लिए? नो, वो एक जनरल है। हो सकता है आपको उससे नुकसान, हो सकता है आपको उससे नुकसान ना हो। तो अगर कभी भी आप इस तरह का बात करें कि भाई हमारा जो सिल्वर है ये 92.5% है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। क्या है ये? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बटकरा होता है सब्जी तौलने के लिए, 1 किलो का। आपने 1 किलो का बटकरा बाजार से खरीदा, हु इज गोइंग टू डिफाइन कि 1 किलो है? जो पेरिस में कहां पे ग्लास क्यूब के अंदर बटकरा रखा है बच्चों, मान लिया गया कि इतना मास विल बी इक्विवेलेंट टू 1 kg। उतने ही चौड़े बटकरे पे अगर 200 साल पहले, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले 2 किलो लिख दिया जाता तो वो वेट कितना माना जाता? 2 किलो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रखे रखे उस ओरिजिनल स्टैंडर्ड मास में जहां से कंपेयर किया जा रहा है, धीरे धीरे घिस रहा है, और घिसते घिसते उसका भी वेट कम हो गया है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? कंफर्म? तो एक जमाना था क्रोसिन की टैबलेट लेते थे, बुखार चला जाता था, बट कोविड के बाद से बॉडी ऐसी प्रोग्राम हो गई कि अब वो टैबलेट काम नहीं कर रही है। तो लेबल से कैसे कंज्यूमर की अवेयरनेस होगी? मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी, एक्सपायरी डेट देखी। एक्सपायरी डेट है 12 नवंबर 23। तो 13 तारीख को क्या खाना खाएंगे तो मर जाएंगे? 13 तारीख को दवाई खाएंगे तो मर जाएंगे? स्टैंडर्ड है कि आपको ये डेट फिक्स करनी है। तो ऐसा नहीं है कि 13 नवंबर को कोई दवाई एक्सपायर हो रही है तो 14 तारीख को जो दवाई खाएगा वो मर जाएगा। नो, उसका असर कम हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे एक्सपायरी डेट अगर नवंबर 23 लिखी है और आपने अपने गेस्ट को दिसंबर में सर्व कर दी, टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बड़ी गारंटी नहीं है। तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि अगर एक्सपायरी डेट वाला सामान है तो खरीदने से उसको बचना है। बट अगर खरीद भी लिया और आपने कंज्यूम भी कर लिया, आपको कुछ भी नहीं हुआ, और आप कहेंगे अब तो हम शॉपकीपर के खिलाफ केस करेंगे, उसने मेरे को एक्सपायरी डेट वाला सामान बेचा, हम अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाएंगे उसके ऊपर। बेवकूफी की बात मत करिए। आप कोर्ट जाएंगे, जज साहब बोलेगा अंधे हो गए थे, पढ़े नहीं क्लास 12 में सौरभ सर के लेक्चर में, वीडियो देख लेते कम से कम, रोल ऑफ कंज्यूमर। तो भाई आपने एक्सपायरी डेट खरीदा क्यों? हम अनपढ़ थे। अच्छा, यहाँ अनपढ़ थे और धारा 307 का केस करने वहां पढ़े लिखे हो गए? नर्सरी से लेकर 12 तक स्कूल नहीं गए, सीधे 5 ईयर एलएलबी कोर्स किए थे हम, अब पढ़े लिखे हो गए हम। व्हाट इट क्लियर? एंड इवन प्रोडक्ट एक्सपायरी का कंज्यूम करने के बाद अगर आपको कोई हार्म नहीं हुआ, जज साहब ज्यादा से ज्यादा शॉपकीपर को एक धमकी दे सकते हैं, 2-3 हजार 4 हजार अकॉर्डिंगली जो अमाउंट होगा उसका फाइन लगा सकते हैं, बट सजाए मौत की सजा यहाँ पे सुनाना सही नहीं है। सर सुना दे तो क्या होगा, अगली बार गड़बड़ी नहीं करेगा? इट वुड अमाउंट टू मोर क्रिमिनल एक्टिविटीज। शॉपकीपर क्या कहेगा? जब कोई नुकसान नहीं हुआ तब जेल जाना पड़ा, अब तो मैं मर्डर करूंगा कस्टमर का। समझे बात को कि नहीं? तो आपको बहुत अवेयर होना है इस केस में। एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, रियल लाइफ एग्जाम्पल। द हाउस वेयर आई स्टे इन, it was constructed in the year 1995-96, और किचन के लिए एक खरीदा गया लंबा सा मार्बल का पीस, और जब वो पीस डिलीवर हुआ पता लगा उस पीस में यहां पे एक छोटा सा होल था, डिफेक्ट था चिल्ड्रन मार्बल में। तो क्या करना चाहिए एज एन अवेयर कंज्यूमर के हिसाब से? वापस कर देना चाहिए। वेंट टू द शॉपकीपर, पापा सेड कि भाई इसमें तो होल है, अब डिलीवर तो हो चुका था। शॉपकीपर ने सोचा कि इनके यहाँ तो जा चुका है, वापस मंगवाऊंगा, किराया भाड़ा मेरे को देना पड़ेगा, प्लस कल को पक्का ये कोई नहीं खरीदेगा। तो ही सेड आप एक काम करिए, आपने जो मार्बल पीस खरीदा है आप मेरे को उसके पूरे पैसे मत दीजिए, सो कॉल्ड इतना एरिया मैं फ्री कर देता हूं, सिर्फ इतने एरिया के पैसे दीजिए। पापा सेड ओके नो प्रॉब्लम। ये 3x2 का एरिया था जिसमें होल था, 3x2 गया 6 स्क्वायर फीट, 100 रुपए स्क्वायर फीट का उस समय शायद ये मार्बल था, किचन टॉप पे लगा, तो कितना हो गया 600 रुपए। पूरा मार्बल था लगभग 5-6 हजार रुपए का। मैंने कहा पापा ये तो खराब है। कह रहे बेवकूफ हो गया, खराब कहाँ से है, इसके नीचे सिलेंडर रखना है, सिलेंडर का पाइप वहीं से जाएगा, हम इसको होल करवाते तो टूट सकता था, ये तो नेचुरली है। समझ में आया? तो कभी कभी अवेयरनेस होने से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अंडरस्टूड दिस और नॉट अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई?
चलिए, नेट वेट सबको समझ में आ गया। मिठाई के डिब्बे पे आया होगा घर में सोन पापड़ी का डिब्बा, खाइएगा मत, वो घूम टहल के कहीं से आ रहा है। ओके, आप भी आगे घुमा दीजिएगा। अब डिब्बे पे लिखा है नेट वेट 625 ग्राम और मिठाई उसके अंदर है 600 ग्राम। शॉपकीपर 600 ग्राम का पैसा लेगा। अगर मिठाई की दुकान पे गए हो कभी कभी तो आपने देखा होगा, पहले वो दोनों तरफ तराजू चलता था। तो मिठाई वाला क्या करता था, एक तरफ आपका डिब्बा जिसमें मिठाई डाली और एक तरफ अपर बॉक्स, दोनों का वेट सेम ही होता था। तो अभी क्या होता है, मिठाई की दुकान पे जो वेइंग स्केल होता है वो माइनस में चलता है। क्यों माइनस में चलता है, उसको सेट किया गया है -25 ग्राम। डिब्बे का वेट 25 ग्राम है, डिब्बा रखेंगे तो अब वो 0 तक आएगा, फिर उसके ऊपर 1 किलो 2 किलो मिठाई। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनस में क्यों सेट किया गया है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपने 1 किलो मिठाई किसी से खरीदी, शॉपकीपर ने डिब्बे के अंदर मिठाई डाली, अब वहां बकवास मत करिएगा, अंकल जी आप चोरी कर रहे हैं, ये 1 किलो तो मिठाई और डिब्बे दोनों का वेट है, हम सिर्फ मिठाई का पैसा देंगे, एक पीस और डालिए। अंकल जी मिठाई का डिब्बा हटाएंगे और दिखा देंगे, देखो बेटा -80 ग्राम से स्टार्ट हुआ है क्योंकि मेरे डिब्बे का वजन 80 ग्राम है। अंडरस्टैंडिंग, तो बहस मत करिएगा। रिस्क एसोसिएटेड समझ में आ गया, तो ध्यान से इंस्ट्रक्शन फॉलो करिएगा। हिंदुस्तानी आदमी जनरली इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में विश्वास, फोन करे एक पड़ोसी को, ए वो तुम सामान कर बताओ जरा कैसे चलेगा, अरे पीछे लिखा है पढ़े लिखे हो, देख लो ध्यान से। गॉट इट। बिफोर आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट, एक बात इसमें छूट गई जो और आपको बताना चाहूंगा। रियल का जूस पिया आपने, उसमें लिखा होता है ना फ्रूट पल्प एंड ऑल दैट। वनीला आइसक्रीम खाई है, वनीला की जो स्टिक होती है सिंगल फ्लावर स्टिक, एक स्टिक कम से कम 5 से 6 हजार रुपए की आती है। इंडिया में तो आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में वो महकने को मिलेगी, मिलेगी नहीं। बॉम्बे दिल्ली में ओरिजिनल वनीला फ्लावर मिलता है। और आइसक्रीम कितने की आती है वनीला की, 25 रुपए की। व्हाट इट क्लियर। लीची फ्लेवर जूस, 1 किलो लीची के पल्प में हार्डली 150 से 200 ml जूस निकलेगा। 1 लीटर जूस के लिए कम से कम 1000 रुपए की लीची चाहिए, 1000 रुपए की लीची। उसके बाद उसको प्रोसेस करना, बेचना। अगर रियल 1 लीटर लीची का जूस हो तो 2500 रुपए से कम का ना बिके बाजार में। और रियल वाले डाबर वाले कितने का बेचते हैं, 115 रुपए का। व्हाट इज दिस, पता है आपको, लीची का जूस का एक ड्रॉप डाल देते हैं, एम्युल्सिफायर और एनहांसर्स डाल देते हैं जिससे उसका फ्रेग्रेंस बढ़ जाए। नाक बंद करके लीची का जूस पीजिए, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो फ्रेग्रेंस एक तो वैसी मिलती है, डिओ डाल देते हैं, लीची डिओ, और उसके बाद उसमें चीनी और पानी होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई। और बच्चे क्या कहते हैं बड़े शौक से, दिवाली है मौसी जी क्या 3 लीटर रियल जूस का डिब्बा ले जाते हैं। क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप, इससे अच्छा तो पानी लीजिए घर की बोतल में, चीनी मिलाइए, एक लीची उसमें डाल दीजिए, मौसी जी को दे दीजिए। ओके, हाँ ये सब फ्रॉड है सारे के सारे। वो आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटा, मैदा होता है पूरा उसके अंदर, क्योंकि आटा कहाँ बिकता है, मैकविटीज के बिस्किट के अंदर। तो आटा फ्रेश चक्की आटा से रोटी खाने अच्छा है, मैकविटीज का बिस्किट लो और सब्जी में लगा लगा खा जाओ, कम से कम ओरिजिनल आटे का कुछ न्यूट्रिशन आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोविड टाइम पे भी ऐसी क्लास चलती थी, वहां तो टोटली ऑनलाइन क्लास थी। तो व्हेन आई वाज टेकिंग दिस लेक्चर, तो एक स्टूडेंट है अपने प्रयागराज सिटी गई, उनके फादर का बिजनेस है इस चीज का। तो वो बताते हैं कि सर मैंने तो बिजनेस करना ही छोड़ दिया इनका, क्योंकि मेरे को बाद में डिस्कवर हुआ 2 साल बिजनेस करने के बाद, दे आर नॉट सेलिंग फ्लोर, आटा नहीं बेच रही है, मैदा बेच रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी उसको मत खाया करिए। और उनकी ऐसी बात मेरे दिमाग में घुस गई, जितना आटा घर में था फेंका नहीं, उसको तो खा लिया। उसके बाद से चक्की पे जाके ही आटा लेके आते हैं। आशीर्वाद चक्की फ्रेश आटे में सिर्फ और सिर्फ मैदा है और बढ़िया पैकिंग है, और कुछ नहीं। आशीर्वाद मिलेगा ऊपर जाने का। गॉट इट। अब दुकानदार के सामने खड़े होकर सब मत बोलिएगा नुक्कड़ नाटक की तरह, दुकानदार भी और मारेगा आपको कि मेरी दुकानदारी नहीं चलने दे रहे हैं। कैश मेमो, हमेशा कैश मेमो मांगे जब भी आप सामान खरीदें, एज अ प्रूफ ऑफ परचेज। आई रिपीट चिल्ड्रन, एज अ प्रूफ ऑफ परचेज। अगर आपके पास कैश मेमो नहीं होगी, देयर इज नो एविडेंस कि आपने सामान खरीदा है। और बच्चों अगर एविडेंस नहीं होगा तो आप उसे कंप्लेन के लिए भी लायबल नहीं कर सकते। कॉपी दिस क्विकली। चलो, फाइलिंग अ कंप्लेंट याद है आपको, टेस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड है तो कितने महीने के अंदर, 3 महीने, और टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो 5 मंथ्स। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। कुछ साल पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी, सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज जो थी, रेडमी वालों की भी नोट सीरीज आती है, ये फर्जी नोट सीरीज है। सैमसंग ने नोट सीरीज इसलिए लॉन्च की थी, साथ में एक डिजिटल पेन देते थे आपको, एस पेन जिसको आप बोलते हैं, कि आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइपिंग में तो टाइम लगेगा। रेडमी ने भी फालतू में नोट एक नाम दे दिया, उनका नोट आज तक आया ही नहीं। तो ये चार्जिंग में लगे लगे डिवाइस फट जाती थी। फिर लैब में इसकी टेस्टिंग की गई और पता ये लगाया गया कि इस डिवाइस में एक सिग्नल बूस्टर लगा हुआ है।
जहां पे सिग्नल कम हो उसको एनहांस कर दे, और जब चार्जिंग में प्लग इन है, करंट आ रहा है और उस पर आपने कॉल किसी का उठा लिया तो सिग्नल बूस्ट हो गया और वो ब्लास्ट कर दिया। इसलिए मैंने खरीदा ही नहीं आज तक कभी, पता लगा ब्लास्ट कर और घर वाले करोड़पति बन जाए। तो यहां पे लैब टेस्टिंग की जरूरत है। इसी तरह से बच्चों फ्रांस में आईफोन 12 पे 3 महीने पहले बैन लगा दिया गया, दैट हैड सम रेडिएशंस स्पेलिंग आउट विच वर क्रिएटिंग कैंसर। और ये बात एप्पल वालों ने किसी को नहीं बताई, सिर्फ ये बोला कि अगर कोई वापस करने आता है बिना कुछ बोले चुपचाप उसका डिवाइस वापस ले लेना। आई रिपीट, डिवाइस वापस लेना और बदल के जो भी मॉडल एग्जिस्टिंग शोरूम में होगा उसको दे दीजिएगा। फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये पीनल एक्शन लिया है, गूगल कर लीजिएगा आपको पता लगेगा। और यूरोपियन यूनियन ने 14 के लॉन्च के बाद एक कॉमन अडेंडम पास किया कि आईफोन की 14 डिवाइस के बाद जितनी डिवाइसेस आएंगी अगर उस पर यूएसबी पोर्ट नहीं मिलेगा तो हम उसको कंट्री में बैन कर देंगे। इस वजह से एप्पल ने आईफोन 15 में देना स्टार्ट कर दिया यूएसबी पोर्ट। बट कहानी है उसमें, एप्पल की एक्सेसरीज को एक ब्रांड नेम दिया जाता है मैगसेफ। व्हाट? मैगसेफ। उस यूएसबी पोर्ट की वजह से आप तो बड़े खुश हो गए कि भाई मेरे पापा का सैमसंग का फोन है, मेरा रेडमी का है, मम्मी के आईफोन 15 में भी चार्जर लग जाएगा। लग जाएगा, चार्ज नहीं करेगा, टाइम लगाएगा चार्ज करने में। क्यों सर? क्योंकि आईफोन का जो पोर्ट है यूएसबी पोर्ट फोन के अंदर, उसमें एक प्रोग्राम्ड चिप लगी है। वो प्रोग्राम्ड चिप सिर्फ आईफोन सर्टिफाइड केबल को ही सपोर्ट करेगी, दूसरे को सपोर्ट करेगी नहीं। एक तरह का लॉक लगा है उसमें कि अगर आपने कोई दूसरी केबल लगाई वो करंट आगे फ्लो नहीं होने देगी, अगर होने भी देगी तो जो मोबाइल आपका 1 घंटे में चार्ज होता है वो 7 घंटे में चार्ज होगा। बात में विश्वास ना हो तो आप सैमसंग का चार्जर रेडमी के फोन में लगा दीजिए और रेडमी का चार्जर सैमसंग के फोन में लगा दीजिए, वो एफिशिएंट हाई चार्जिंग करेगा ही नहीं। तो सैमसंग वाला सैमसंग को हाई चार्ज करेगा, रेडमी वाला रेडमी को। तो ये एप्पल ने कहानी की है। तो भाई हम अपनी भी दादागिरी बरकरार रखेंगे और आपकी भी बात मान लेंगे, धंधा आप ही से मिलना है। तो इसीलिए यूरोपियन कोर्ट्स ने जब इनको हड़काया कि आईफोन 14 के बाद का कोई भी मॉडल आएगा अगर उस पर यूएसबी पोर्ट नहीं मिला तो हम इसको अपनी कंट्री में बेचने की परमिशन नहीं देंगे। तो एप्पल ने कहा ठीक है यूएसबी लगा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले लाइटनिंग पोर्ट लगता था, व्हाट इट, अब यूएसबी आने लग गया। बट वो आपके सैमसंग और रेडमी का यूएसबी उसमें ठीक से काम नहीं कर देगा, बट ठीक से काम नहीं करेगा। चार्जिंग में तो एक बार कर भी दे, जब अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे अपने आईफोन 15 से 110% वो सपोर्ट नहीं करेगा, उसको 110% सपोर्ट नहीं करेगा। चलो समझ में आई बात? तो एप्पल चाहता है भाई हम यहां में बाकी सब चीनी कम है, हमारे ही प्रोडक्ट्स लोग खरीदें, पूरे हमारे ही एनवायरनमेंट में जुड़े रहें। इसी तरह से एक उनका आईट्यून्स प्लेयर आता है, इसको एप्पल डोमेन के बाहर मोटोरोला ने स्टार्ट किया था यूज करना, चल रहा है। आईट्यून्स इज डेफिनेटली अ वेरी 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 गुड सॉफ्टवेयर। आप अपने मोबाइल से 100 सॉन्ग मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, इतना स्पीड फास्ट चलता है। बट अगेन वो काम कब करेगा? जब मैगसेफ सर्टिफाइड यूएसबी केबल लगेगी, दूसरी यूएसबी केबल पे वो काम करेगा ही नहीं। समझे बात को? और अबव ऑल अगर आपने दूसरी केबल या दूसरा चार्जर यूएसबी लगा भी लिया, एप्पल का सॉफ्टवेयर इसको सीड कर लेगा अपने अंदर कि हमें किस चार्जर से चार्ज किया जा रहा है। और कल को अगर खराब होता है और आप एप्पल स्टोर उसको लेके जाते हैं, क्या बोलेंगे वो लोग? जोर से बोलो, जय माता दी। आपने दूसरी केबल से चार्ज किया है, ये हमारी वारंटी को ओवर रूल करता है, हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे। सर उनको पता कैसे लगेगा? वो उन्होंने सॉफ्टवेयर जैसे बनाए हुए हैं, तो आपको अगर आपके परिवार का कोई भी इंसान छोड़ के कोई बात बोलता है, आप मानोगे उस बात को? नहीं, क्योंकि आपको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि सिर्फ परिवार के लोगों की बात माननी है, बाहरी लोगों से सर को छोड़ के मतलब किसी की बात नहीं माननी। समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं आगे। तो फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। क्या होता है अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम? सिंपल सी बात है, याद करिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। नेशनल के ऊपर क्या था? 20 लाख से कम की कंप्लेन होगी तो कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट। 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ से कम है तो स्टेट, और 1 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल, और नेशनल में भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। बट अब चेंज हो गया 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ से कम, नेशनल में सॉरी स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल में 10 करोड़ के ऊपर। समझ में आ गया? सर वो चुरमुरे में मिर्चा ज्यादा डाल दिया था, गला कट गया सर। अब 20 रुपए के चुरमुरे के चक्कर में कोई 1000-2000 का वकील तो नहीं पकड़ेगा ना। समझ में आया? चुरमुरे वाले से ही बोल दिए भाई थोड़ा चुरमुरा और डाल दो,
तो मेनी अ टाइम्स बिजनेसमैन को भी पता होता है कि भाई कानून इतना भयंकर है देश में, हम लोगों से कम ही पंगा लें तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। ओके, टेक एक्शन इवन इफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल। नहीं नहीं नहीं, जूता चप्पल चला के अपना सेटल कर लीजिए, एक को वीडियो बनाने को बोल दीजिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको छोटी मोटी बातों के लिए नहीं लेना चाहिए एक्शन। चले आगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबाइल फोन का डिब्बा ध्यान से देखिए बच्चों। रिसाइकलिंग के लिए नोकिया ने वर्ल्ड वाइड सबसे पहली बार ये कैंपेन लॉन्च किया कि पुराना मोबाइल फोन हमारे डिब्बे में डाल दीजिए। कहां डाल दीजिए? डिब्बे में। अच्छा, हम पागल हैं डिब्बे में डाल दें, सेकेंड हैंड बेच देंगे? सोशल थिंकिंग तो है नहीं हिंदुस्तान में किसी की, सब पैसा पैसा पैसा। तो मैक्सिमम मोबाइल फोन कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, इधर भी सैमसंग और एप्पल, कोई भी, जो रिसाइकिल्ड टाइटेनियम है उससे आईफोन बनाया जा रहा है। अब पता नहीं क्या कह रहे हैं, टाइटेनियम है बॉडी आईफोन की। अरे हमें कौन मार्स में जाना है जो टाइटेनियम डैमेज नहीं हुआ, सिग्नल आएगा, बस टाइटेनियम बोल के लोगों को पागल बना के सामान बेचो अपना। अंडरस्टैंडिंग? तो दीज कंपनीज, इधर इट बी रेडमी, रियलमी नहीं, रेडमी, सैमसंग, एप्पल, दे यूज मोस्ट ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। सर क्यों रिसाइकल्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्योंकि अगर नया मैन्युफैक्चर करेंगे तो उस पर फैक्ट्री के थ्रू एमिट किया गया पॉल्यूशन ज्यादा होगा। समझ में आई बात? तो आप जो अपना सेकेंड हैंड मोबाइल फोन एक्सचेंज करते हैं ना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे या किसी स्टोर पे या कैशिफाई पे बेचते हैं, तो काफी जगह तो ये अफ्रीका जैसी दूसरे गरीब देशों में कंपनीज बेच देती हैं। फ्लिपकार्ट ने टू गुड के नाम से एक सेक्शन स्टार्ट किया अपने ऐप पे, सेकेंड हैंड मोबाइल वहां पे भी बिकता है। बट जो एप्पल वाले आपसे सेकेंड हैंड खरीदते हैं वो बेचते नहीं किसी को। जो ओरिजिनल ब्रांड आपसे बाय बैक करेगा वो किसी को बेचता नहीं है। व्हाट दे डू, वो अंदर की सामान निकाल लेते हैं, जैसे बैटरी निकाल ली तो बैटरी का मसाला, मतलब अंदर का जो केमिकल है वो अलग कर दिया, बट बैटरी की जो ऊपर की प्लेट थी उसको फिर से रिसाइकिल करके नए मोबाइल में लगा दिया गया, तो बैटरी एज गुड एज न्यू हो गई। बात समझ में आ रही? व्हाट आई मीन टू से, भाई मम्मी की एक साड़ी थी बहुत पुरानी हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गया, मम्मी अब नहीं पहनती, तो एक साड़ी में 3 झोला बन जाएगा कम से कम। समझ में आ गया? पक्का? आपकी शर्ट थी बहुत पुरानी हो गई, आप क्या करेंगे, मेड सर्वेंट के बेटे को दे देंगे, बेटी को दे देंगे, वो पहन लेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, कबाड़ में बेच देंगे जाके, चीथड़े उड़ जाएंगे, तो खत्म हो गया। बट कुछ ऐसा भी वेस्ट होता है जो खत्म नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकिल कर देते हैं। समझ में आई बात? कोल्ड ड्रिंक की कितनी प्लास्टिक बॉटल जो समुद्र में फेंकी जाती हैं, वहां से उनको निकाल के उनको रिसाइकिल किया जाता है, तो प्लास्टिक डिवाइसेस ऐसे भी बन जाती हैं। जितने चिप सर्किट्स निकलेंगे, सिग्नलिंग डिवाइसेस निकलेंगे, वो दूसरे मोबाइल फोन वगैरह में यूज हो जाएंगे। ओके, सो आपको भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा होता है ना, थ्रो इन डस्टबिन। कुछ लोग घर के किसी भी कोने में फेंक देते हैं, वो बदतमीज नहीं है, इल मैनर्ड नहीं है, उनका घर ही डस्टबिन है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? दिवाली में पटाखा ना छुड़ाओ। अरे क्यों ना छुड़ाओ, मैं तो छुड़ाया 6,000 रुपए का पटाखा, मच्छर मरे कम से कम, नहीं तो 60,000 रुपए की डेंगू की दवाई करनी पड़ती है एटलीस्ट। समझे बात को या नहीं समझे बात को? ओके, तो लिख दीजिए इको फ्रेंडली वेरी क्विकली। चलो, फ्रॉम कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म करेंगे सर? अपने मोहल्ले में कुछ अंकल आंटी को समझाइए, एक हो जाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, उसको नाम दे दीजिए संकट मोचन समस्या समाधान सेवा समिति। क्या नाम बनाया सर? संकट मोचन समस्या समाधान सेवा समिति, SMS4। SMS4 हो गया ना, 1 2 3 4। समझ में आ गया? बना लीजिए, इसका एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अंडर द सोसाइटीज एंड ट्रस्ट एक्ट या अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। फीस रख दीजिए मेंबर बनने की 100-100 रुपए, बाद में 500 कर दीजिएगा। 25-30 मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे तो 25-30 मेंबर का 100-100 रुपए के साथ 3-4 हजार रुपए। रजिस्ट्रेशन का पैसा अलग से जमा कर लीजिएगा। हर महीने में 2 बार किसी घर में मीटिंग कर लीजिए, कोल्ड ड्रिंक और समोसा चलवा दीजिएगा, और किसी कोई समस्या हो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। समझ में आया? तो जब ग्रुप आवाज उठाता है फर्क ज्यादा आती है, अकेले में तो कुत्ते ही भौंकते रहते हैं। अंडरस्टूड दिस? तो ये सब अभी करना स्टार्ट करेंगे ना तो आने वाले 10-20 साल में आपको फायदा मिलने लग जाएगा। कल को हो सकता है आपकी कंज्यूमर सर्विस समस्या सेवा समिति जो इतनी बड़ी हो गई, यूएसए से आपको क्लाइंट मिल रहे हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने हमको डॉज किया, हमारा केस सेटल करा दीजिए, ठीक है $2,000 ट्रांसफर करो जरा। तो स्मॉल स्टार्टअप आइडियाज चल रहे हैं। बच्चे कहते रहते हैं ना सर प्रोजेक्ट के लिए आइडिया दीजिए आइडिया दीजिए, ये सब आइडियाज पे काम करिए। डन। हॉलमार्क
सो कॉल्ड एफपीओ ज्वेलरी। आजकल ज्वेलरी में एक बीआईएस चलता है, बीआईएस हॉलमार्क बोलते हैं उसको। सो फूड पैकेट्स पे ये होता है चिल्ड्रन, एफपीओ। हॉलमार्क ज्वेलरी में होगा, आईएसआई जनरली इलेक्ट्रिकल गुड्स पे होता है। ये सब मत बोलिएगा सर पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स में भी होता है। तो आईएसआई का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स। व्हाट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, बट लिखा जाता है आईएसआई के नाम पे। तो कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आप देखेंगे उस पे आईएसआई का ठप्पा होना जरूरी है। अगर नहीं लगा आईएसआई का ठप्पा, इसको रिफ्रेन करिए, खरीदने से मत परचेस करिए, नहीं तो वो लगता है प्रेस किया और खुद ही प्रेस हो गए। ओके, देन चिल्ड्रन ये हॉलमार्क वगैरह, वूलमार्क, ये अच्छा कंटेंट गलत टाइप हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, क्वालिटी कॉन्शियस। बीआईएस हॉलमार्क होता है, और क्यूआर कोड वगैरह भी आजकल रहते हैं, उससे भी आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं। डायमंड ज्वेलरी अगर आपने खरीदी, SGL एंड IGI, इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इनके सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे और दे विल गिव अ सुपर क्लियर इंस्ट्रक्शन। और अगर कोई पकड़ा गया फेक ठप्पा मार के सामान बेचते हुए, समझ लीजिए इतनी सजा है कि उसकी अगली जनरेशन ये बिजनेस करेगी। इवन गोल्ड पे तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, आजकल HUID आ गई है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी। अगर 2 पीस इयररिंग्स का है, दोनों पे अलग अलग HUID होगी, जिससे फर्जिफिकेशन ना हो पाए। उस आईडी को आप HUID के पोर्टल पे डाल के चेक कर सकते हैं कि किस तरह का आभूषण, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी आइटम आपने खरीदा है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? पक्का। तो SGL और IGI के तो कार्ड्स डुप्लीकेट बन जाते हैं मार्केट में, बट उसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। और आप इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक नेकलेस खरीदा, एक ब्रेसलेट खरीदा और 2 पीसेस, 1 पेयर ऑफ इयररिंग्स खरीदे, सब पे अलग अलग HUID होगी। पोर्टल पे जाके अपने नाम पे रजिस्टर कर लीजिए इसको, ताकि दूसरा अगर शॉपकीपर उसी आईडी पे कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचता है, तो पोर्टल पे वो आईडी आपके नाम पे ऑलरेडी लॉक्ड इन है, तो बता देगा कि इसका बायर कोई दूसरा है। तो आप जो खरीद रहे हैं, या तो ये सेकंड हैंड है, या तो ये डुप्लीकेट आईडी दी गई है इसको। गोल्ड ऑर्नामेंट ओरिजिनल हो सकता है, बट आईडी डुप्लीकेट है। नहीं समझ में आई मेरी बात? मान लीजिए, अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ये गोल्ड इयरिंग है, इस पे HUID लिखी है 684QPN, और दूसरा पीस इयरिंग पुराने जमाने का इयरिंग है, इस पे आईडी है मान लीजिए 645QPN। HUID की साइट पे अभी तो ऐसा सिस्टम नहीं आया, आ जाएगा कुछ टाइम पे। आप इस डिजाइन को अपने नाम पे रजिस्टर कर दीजिए। अगर यही डिजाइन इसी आईडी पे किसी दूसरी शॉप पे बिक रहा है, तो जब कस्टमर चेक करेगा और वो ये पाएगा कि ये डिजाइन तो ऑलरेडी किसी ने परचेज किया हुआ है। इज दैट क्लियर? क्योंकि सेम आईडी रिफ्लेक्ट हो रही है। व्हाट? सेम आईडी। तो सर शॉपकीपर ये नहीं कर सकता, ऐसा सामान बनाए और इस पे HUID डाल दे 669QPN, और ये फर्जी आईडी हो, आप लॉगिन करके देख लेंगे आईडी फर्जी है कि सही है। तो सर ये हमें कैसे पता लगेगा? आप वेबसाइट पे जाइए, ये आईडी डालिए, वो बता देगा अगेंस्ट दिस आईडी कौन सा ज्वेलरी पीस रजिस्टर्ड है। तो कहने का मतलब इंडिया में पूरी ज्वेलरी मार्केट में हर शॉपकीपर के पास जो भी ज्वेलरी आइटम है, सारा स्टॉक वेबसाइट पे नोटेड है। समझ में आ रही बात? ताकि मैं और क्लियर एग्जांपल लूं, फिर समझ में आ गया? पक्का। तो अब अगर आप वेबसाइट पे जाके ये आईडी डालते हैं और आपको ये ज्वेलरी पीस नजर नहीं आया, इसका मतलब शॉपकीपर ने आईडी फर्जी बनाई हुई है, ये आईडी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और वो जितनी आईडी बनाएगा, वो उसे शॉप पे प्रोडक्ट रजिस्टर करा के डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो इसलिए गोल्ड में अब जो डुप्लीकेशन होता है, फर्जिफिकेशन होता है, ये सब आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए भाई एक डायमंड पीस ज्वेलरी है और इसका HUID है 8XPQR71। इसी पीस का डुप्लीकेट मैंने बनाया अपनी शॉप में, एक फर्जी आईडी क्रिएट की 8XPQR71 और आपको बेच दिया। और ये प्रोडक्ट ओरिजिनली पहले किसी शॉपकीपर ने किसी को बेचा हुआ है, उसने वेब पोर्टल पे अपने नाम पे इसको रजिस्टर करा लिया। आप यही डुप्लीकेट आईडी, ये वाली जो डुप्लीकेट है, इससे चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा ओरिजिनल ऑलरेडी किसी के नेम पे रजिस्टर्ड है। तो अगर 2 ज्वेलरी पीस एकदम आइडेंटिकल हैं, तब भी उनकी आईडी अलग अलग होगी। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो डिफरेंट आईडी शुड बी देयर।
तो मान लीजिए कि जैसे ये मेरी रिंग है, अब ऐसी शॉपकीपर ने 50 रिंग बनाई, सब पे यूआईडी जो होगा वो अलग अलग होगा, और मैंने अपनी रिंग का यूआईडी अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया। सेम यूआईडी अगर आपको नजर आ रहा है तो या तो सेकंड हैंड है, मैंने शॉपकीपर को दिया, वो आपको दे रहा है, या वो सो कॉल्ड फ्रॉडलेंट HUID है, वो सही आईडी नहीं है, तो आपको बच के रहना चाहिए। तो इससे जो गोल्ड की चोरी होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खत्म कैसे होगी सर? मान लीजिए हम गोल्ड खरीद के उसको मेल्ट कर लें, तब तो नहीं खत्म होगी। बट जब आप गोल्ड किसी सर्टिफाइड स्टोर पे बेचने जाते हैं, वो आपसे आपका पैन नंबर मांगते हैं, ताकि कल को कोई इंक्वायरी आई हमको गोल्ड किसने बेचा, हमने किसका गोल्ड मेल्ट किया, तो वो पैन नंबर के अगेंस्ट आप फंस जाओगे। और अगर HUID होगा उस टुकड़े पे, उस ऑर्नामेंट पे, तो पैन नंबर के साथ HUID भी रजिस्टर होगी। और आने वाले टाइम में तनिष्क, ब्लूस्टोन, कार्टलेन, जितने भी ये सर्टिफाइड जूलर्स हैं, गॉट इट क्लियर, इन सब के कंप्यूटर्स HUID के पोर्टल से लिंक होंगे। जैसे ही पैन नंबर और HUID डाला, वहां पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, दिस पीस ऑफ ज्वेलरी अगेंस्ट दिस पैन नंबर हैज बीन मेल्टेड। और अगर आपकी ज्वेलरी चोरी हुई है और आपने खरीदा था पैन कार्ड देकर उस ज्वेलरी को, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ज्वेलरी दुनिया के किस कोने में मेल्ट की गई है। नॉट गेटिंग? गाड़ियों की चोरी क्यों कम हो गई बच्चों? आपने वो देखा होगा माय परिवहन, उस पर सबकी डिटेल आ जाती है, सबकी डिटेल। GPS लोग कार में लगवाने लग गए हैं, कितनी कार्स में तो बाय डिफॉल्ट लग के आता है, तो आपकी गाड़ी पूरे दुनिया में कहां घूम रही है ये आपको ट्रैक हो जाएगा, इसलिए कार्स की चोरी कम हो गई। गॉट इट क्लियर? तो जो लोग चेन स्नैचिंग का काम करते हैं, वो लोग खुद चेन स्नैच करके अपने घर में मसाला लेके मेल्ट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तब तो नहीं कर सकते कोई। बट अगर सर्टिफाइड स्टोर पे जाते हैं, ज्वेलरी डिजाइन पे HUID लिखा है, तो वो आपका पैन नंबर मांगेंगे, HUID मांगेंगे, दोनों रजिस्टर करेंगे, पोर्टल पे चेक करेंगे किसके नाम का है, आपके नाम का नहीं होगा, समझ जाएंगे आप चोर हो और पकड़ जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर तुम स्टार्टअप सोच रहे थे चेन स्नैचिंग का, अब आप ऐसा बता दिए सर, इससे लग रहा है फ्यूचर ही नहीं है इसका। तो चोरी का और गलत काम का कोई फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर सिर्फ सही चीजों का होता है। अंडरस्टूड चलन? पक्का? तो पीपल अंडरस्टूड कैसे क्वालिटी कॉन्शियस रहना है। अब हिंदुस्तानी आदमी क्या करता है, तनिष्क लेगा 25% मेकिंग चार्ज, राम मनोहर दास ज्वेलरी वाले ले रहे हैं 17%, इनका हॉलमार्क नहीं है, इनका हॉलमार्क है, अरे चलो 8% पैसा बच रहा ना, खरीद लो उसको। व्हाट इट क्लियर? पता लगा कम सस्ते मेकिंग चार्ज, विदाउट सर्टिफाइड ज्वेलरी को आपने खरीदा, 10 साल बाद मेल्ट कराने गए, 80% कॉपर निकल आया। समझ में आया? तो ऑलवेज बाय फ्रॉम सर्टिफाइड शॉप्स एंड स्टोर्स। समझ में आ गया? इसी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है समाप्त।